कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पंचायत चुनाव तो झांकी है, असली 2022 अभी बाकी है। जी हाँ, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, जीत मिली, वो तो एक झांकी है और अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। यानी कि 2022 की पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। तो क्या 2022 में भी यही परिणाम होंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी जो खबर हमारे पास में है, अब तक जो डिटेल हमारे पास में है, वो कुल 825 जो 825 जो टोटल पद हैं, उनमें से करीब 334 निर्विरोध निर्वाचित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें से 334 निर्विरोध हो गए हैं और बाकी कल का समय बाकी है और वो देखना पड़ेगा कि कितना हो। लेकिन फिलहाल खबर यह कि करीब 334 निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और अब ये हम कह सकते हैं कि ये अभी झांकी है, 2022 तक अभी बाकी है और ये 22 अभी बाकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रघुनंदन सिंह भदौरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रघुनंदन सिंह भदौरिया साहब आपका। हरेंद्र मलिक साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी। और हमारे साथ में अनिल झा साहब जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डी.आर. साहू साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डी.आर. साहू साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डी.आर. साहू साहब। सीधा रुक करेंगे रघुनंदन भदौरिया साहब। रघुनंदन भदौरिया साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि ये जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं या इससे पहले जो चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव हुए, ये तो अभी झांकी है, 2022 तो अभी बाकी है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जमीन की पार्टी है, जन की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, सबके हित की पार्टी है, सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास को जीतने वाली पार्टी है। और तो ये तो सत्य है कि अभी तो ये झांकी है, 2022 बाकी है। जी जी आवाज मिल रही है रघुनंदन जी? आपको आवाज मिल रही है? जी जी, आपकी आवाज, जी आपकी आवाज आ रही है। जी आपने देखा कि रघुनंदन भदौरिया जी कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, ये तो अभी झांकी है, 2022 अभी बाकी है। हमारे बड़े भाई हैं, कैंट से विधायक रह चुके हैं और मोदी लहर में बेचारे हार गए। सब जब जिसको जीतना नहीं चाहिए वो जीत गए, इनको जीतना चाहिए तो ये हार गए। जमीनी काज करता है, बड़े भाई हैं हमारे। और जो समय है इस समय, उस समय में देखिए, इतिहास जो है वो दोहराता है और समय जो है वो किसी को छोड़ता नहीं। तो जो इस समय चल रहा है प्रदेश में, सरकार द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी के गुंडे द्वारा जिला पंचायत में जो किया गया विरोधी विपक्षियों के नामांकन में, वो आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा है। और जो अब कल से लेके आज तक हुआ है, वो पूरा उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग देख रहे हैं। ये जनता के विवेक पे छोड़ दे रहे हैं। ये इतिहास का शायद ऐसा पहला पंचायत चुनाव या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बुरी तरह हराया, लेकिन शासन के दम पे, प्रशासन के दम पे, पुलिस के दम पे, योगी जी के गुंडे द्वारा मारपीट के भगाए, पर्चे फाड़ने, महिलाओं के साथ जिस तरह से लखीमपुर में हुआ है, वो सबने देखा। मुझे इस पे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि भदौरिया जी हमारे बड़े भाई हैं, ये बिल्कुल 2022 में इसी तरह से करते रहें। जनता देख रही है, इसका जवाब समय आने पे बिल्कुल दिया जाएगा।
हरेंद्र मलिक जी, रघुनंदन सिंह भदौरिया भी कह रहे हैं कि हाँ ये तो झांकी है, अभी 2022 तो बाकी है, आपके लिए तो ये दूर की कौड़ी हो जाएगी। कि भदौरिया जी की सरकार ने जो परंपरा शुरू की है, इससे राजनीतिक व्यक्तित्व खतरे में आ जाएगा। आप जानते हैं विधायी राजनीति में आने के लिए जो नर्सरी थी वो स्टूडेंट यूनियन की इन्होंने समाप्त कर दी, लेबर यूनियन थी वो समाप्त कर दी, कोऑपरेटिव थी वो समाप्त कर दी, सहकारिता से लोग आते थे, छात्र राजनीति से आते थे, क्या स्थानीय निकाय से आते थे। आप जीते नहीं हैं। इस प्रदेश में 40% से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख इन्होंने निर्विरोध घोषित कर दी। मेरे जिले में जबरदस्ती नॉमिनेशन फाइल कैंसिल कर दी, नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। कल चुनाव कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये जानकारी नहीं है, अभी से सौदेबाजी शुरू हो रही है। जबरदस्ती जो ये हुआ है लोकतंत्र की हत्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें गलती हम लोगों की, गलती विरोध पक्ष की है। समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, क्या सहकारिता में इन्होंने ये नहीं किया था? सारे नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किए थे सहकारिता में इन्होंने? जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे उनके निरस्त कर दिए थे और तब नकल तो दे दी थी। अब तो जिनके नॉमिनेशन कैंसिल किए उनकी नकलें भी नहीं दी गई। पुलिस की और एसडीएम की जिम्मेदारी लगा जाती है कि आपको इतने बीडीसी लाने, और उसके बाद जिला पंचायत में चुनाव हुआ, जिला पंचायत के मेंबरों की इनकी संख्या कम थी, विपक्ष की ज्यादा थी, जीत गए। अब ब्लॉक प्रमुखी में भी यही है। परंतु एक बात जरूर मैं सत्य बात आपको कहना चाह रहा हूं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और ये मैच्योर पॉलिटिशियन है आप, इसका ये प्रमाण है। अगर आप मैच्योर पॉलिटिशियन होते, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, तो कभी भी नर्सरी नहीं उजाड़ता बात का माली। वो नर्सरी को तैयार करता है कि अच्छा व्यक्तित्व आवे। कभी इनमें तो पार्टी की राजनीति नहीं होती थी, सहकारिता राजनीति से अलग थी, आज भी अलग है। लोकल बॉडीज को इन्होंने इसमें घुसेड़ दिया। आप नर्सरी, अगर बाग के माली आप अच्छे हैं तो अच्छी नर्सरी करेंगे ताकि अच्छी नस्लें आए। आज सच्चाई यह है कि आपका राजनीतिक व्यक्ति को यह पता नहीं कि एमएलए शुड बी ट्रीटेड अबाउट देन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट देन द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप जाकर के सर कहते हैं डीएम को, आपके एमएलए एमपी सेक्रेटरी के बाहर बैठे रहते हैं। मैं 4 बार एमएलए रहा हूं, हमने कभी किसी के बाहर बैठ करके इंतजार नहीं, किसी के दफ्तर के बाहर बैठ करके। ये कारण यही है कि हमने नर्सरी खत्म कर दी। हम छात्र राजनीति से आए थे, पीठ सीध करके आए थे। अब आज ठेकेदार होंगे नेता तो वे अफसर से पैसा कमाने का रास्ता पूछेंगे, और ये मैच्योर पॉलिटिशियंस की वजह से हो रहा है। आदरणीय योगी जी, आपने जिला पंचायत अध्यक्ष जिता लिए, आपने ब्लॉक प्रमुख जिता लिए, पर आदरणीय योगी जी आपने लोकदल का कत्ल कर दिया, लोकतंत्र का कत्ल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। अब कल अगली पीढ़ी कहां से राजनीतिक लोग आएंगे? आप देखिएगा, असेंबली में जाकर के देखिएगा, जो जीत गए सब सम्मानित। तो मैं किसी के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करता, पर ये देखिए इनमें से कितने लोगों का राजनीतिक इतिहास रहा है, कितनों का ठेकेदारी का इतिहास रहा है। तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। जी जी किया गया है तो अधिकारी आपके एजेंट के रूप में काम करने लगे हैं। आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपको राज्यसभा भेज दिया जाता है जस्टिस से फैसला करा करके। आप रिटायर हो गए, वो राजनीतिक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के 40 साल से घूम रहा था, उसको दरकिनार करके आप रिटायर्ड आईएएस को एमएलसी बना देंगे, दबाव डालेंगे योगी जी में मंत्री बनाइए। इस तरह के काम करेंगे तो राजनीतिक कुर्ता कौन पहनेगा? आदमी कट्टा खरीदेगा, ठेकेदारी करेगा और उसके बाद राजनीति में विधायी पद आसीन करेगा, लोग संवैधानिक पद लेकर के बैठेगा और अधिकारियों का गुलाम होकर के राजनीति करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे दुख इस बात का है कि एमएलए एमपी प्रमुखों से, जिला पंचायत से कहीं सरकार नहीं बननी बिगड़ रही। दुख इस बात का है कि इन्होंने नर्सरी उजाड़ दी। अब जब नर्सरी उजाड़ जाएगी तो राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक लोगों को कमी आ जाएगी। ठीक है, नर्सरी समाप्त कर दी। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। डीआर साहू साहब जुड़ चुके हैं। डीआर साहू साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। साहू साहब, देख रहे हैं आप सारे राजनीतिक पार्टी क्या करें कि नर्सरी खत्म कर दी गई है,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो अभी झांकी थी, अभी 2022 बाकी है, हम वहां भी आपको दिखा देंगे। क्या कहेंगे आप? डीआर साहू साहब, आपकी ऑडियो बंद है, अपनी ऑडियो खोल लीजिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं आप। जो संसद में सत्ता में है उनकी जरूर दबदबा रहता है। और इस बार लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जी 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 चला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ कह रही है कि ये तो अभी झांकी थी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो हुए हैं वो झांकी है, और अभी पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है जो 2022 में देखने को मिलेगी। तो क्या वाकई 2022 का चुनाव इससे बड़ा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से बड़ी जीत दर्ज करेगी, या जो अपोजिशन है जब डायरेक्ट इलेक्शन होगा जैसे साहू साहब कह रहे थे तो तस्वीर कुछ दूसरी होगी। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल।
बोलो जुबां केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। इस बीच हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल मामला क्या है। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की प्रशासन की मंशा धरी की धरी रह गई। नामांकन प्रक्रिया में ही आधा सैकड़ा जगहों पर महाभारत साफ नजर दिखाई दी। कहीं बम चलाए गए तो कहीं गोलियां चलीं, कहीं नामांकन पत्र छीने गए तो कहीं महिलाओं की साड़ी उतारने का प्रयास किया गया। और ये सब हुआ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। ग्रामीण स्तर से जुड़े ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इस तरह के उपद्रव ने पुलिस और प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश भर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा और अराजकता जाहिर तौर पर सीएम को नागवार गुजरी है। कई पुलिस के अधिकारी टारगेट बन सकते हैं, तो वहीं लखीमपुर में सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, तो कई पर तलवार लटक रही है। तो ब्लॉक में हुई घटना के संबंध में थाना पसगवां पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में थाना अध्यक्ष और ड्यूटी पर तैनात एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। लखीमपुर खीरी में हुई शर्मनाक घटना के मामले में सपा लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। स्थानीय नेताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर जहां घटनाक्रम के बारे में उनको अवगत कराया, वहीं अब स्थानीय नेताओं का जोश भी काफी बुलंद दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट जरूर दर्ज की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि लापरवाही बरतने वाले सीओ, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सहित एक अन्य इंस्पेक्टर व 2 दरोगा के खिलाफ भी सीएम की नाराजगी के बाद निलंबन की कार्रवाई की है। इसको मैं लोकतंत्र की हत्या ही कहूँगा। इससे बड़ी और कोई चीज हो नहीं सकती। सब केवल ताकत के दम पर वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें और इसका जनता समय आने पर इनका वक्त एक जो है उनको सबक सिखाएगी जरूर। तंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहां पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहां मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया।
ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उपद्रव और साड़ी खींचने के बाद योगी ने कार्रवाई तो की, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ब्लॉक प्रमुख जैसे छोटे चुनाव में प्रदेश के आधा सैकड़ा स्थानों में बवाल को रोकने में पुलिस प्रशासन अफसल रहा है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उपद्रव कितना खूंखार रूप ले सकता है, इसका अंदाजा ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हुए बवाल से लगाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है और पूरी पिक्चर 2022 में दिखाई देगी। ये तो अभी ट्रेलर था। हमारे साथ में सभी मेहमान बने हुए हैं, रघुनंदन भदौरिया जी। लेकिन सवाल ये भी है कि कह रहे हैं कि क्या इसी तरीके की झांकी आप दिखाएंगे, पूरी पिक्चर ऐसे ही होगी? बात कहना चाहता हूं, एक तो मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव हार गया। तो मैं हारा क्यों? भारतीय जनता पार्टी चुनाव इतना जीती कि आज सरकार हमारी प्रचंड बहुमत से आई। हमारे यहाँ 63% मुस्लिम है, जिनके लिए हमने काम किया, गली बनाई, उनके क्षेत्र बनाए, मोहल्ले बनाए, लेकिन वोट हमें नहीं मिला। आप देखिए ना, काम करने वाले को वोट नहीं मिल रहा। हमारे मोदी जी जो देते हैं वो सबको देते हैं, कोई चीज निकालते हैं तो सबका विश्वास जीतते, लेकिन हमें वोट नहीं मिला क्योंकि 60% मुस्लिम थे। हमने सबका विश्वास जीता था, लेकिन लास्ट में हमारा विश्वास टूटा। लेकिन फिर भी आज मैं लगातार उनकी सेवा करता हूं और कोई भी ये कह नहीं सकता है जिसका सम्मान। बात यहाँ पर रघुनंदन भदौरिया जी, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ये तस्वीरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सत्ता का अपहरण कर लिया गया है। क्या इसी तरीके से 2022 में भी होगा? क्या सवाल ये हो रहा है। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इन अपने साथियों से पूछना चाहते हो, हमारे भाई 4 बार के विधायक हमारे आदर्श हैं, हमारे लिए एक बड़े भाई हैं, इनके बाद मैं पहुंचा हूं, वो पाठशाला के बड़े भाई हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले सरकारें किस तरफ से चुनाव कराती थी? कोई सरकार का उदाहरण दे दीजिए। आज भाजपा का तो कार्यकर्ता जीता है, प्रचंड बहुमत से जीता है। भाजपा का प्रचंड बहुमत से मेहनत की है। भाजपा कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम करके पहुंचता है। अन्य पार्टियों के पास भी आप अगर पीछे के आंकड़े देख लेंगे, चाहे सपा देख लीजिए, चाहे बसपा देख लीजिए, कांग्रेस के नहीं, रघुनंदन जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि पिछले समय भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी करीब करीब तस्वीर यही देखने को मिली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको लोगों ने पार्टी विद द डिफरेंस कहा था, और अगर ये पिक्चर यूं ही चलती रही तो कह रहे हैं कि जो नर्सरी है चुनाव की राजनीति की, वो नर्सरी खत्म हो जाएगी पूरी। इसी तरह से होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही, पहले नहीं जीत पाती थी। कुछ अभी आपको लग रहा है ये भी आम पब्लिक से चुनाव होगा। हमारे मोदी जी की योजना है, हर चुनाव आम पब्लिक से हो। पब्लिक पसंद करे जिस नेता को, वो नेता बनना चाहिए। लेकिन बनाई हुई इनकी कुरीतियां, उन कुरीतियों को अगर मैं काम करता हूं, आपके बनाए हुए पूर्व के नेताओं कांग्रेसियों ने देश के आजाद के बाद उन्होंने बनाया, ब्लॉक प्रमुख कैसे बनना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनना चाहिए। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, प्रधान हमारा है, प्रधान का सदस्य हमारा है, ब्लॉक प्रमुख हमारे बन रहे हैं, बीडीसी हमारे हैं सबसे ज्यादा, जिला पंचायत अध्यक्ष बने तो जिला पंचायत सदस्य हमारे सबसे ज्यादा हैं। कौन सी बात आप करते हैं, किस समय की बात करते हैं? हम लोग सत्ता के लिए नहीं सुख भोगते हैं, हम लोग समाज के लिए सुख देने के लिए आते हैं। अरे भाई ये तो सत्ता को पाने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं समाज के लिए। यहाँ तो सत्ता आपने हथियार ली ना पूरी। से सरकार बनाई, योगी जी द्वारा सरकार बनी और योगी जी द्वारा बता दिया कि गुंडे कहाँ हैं। गुंडे जेल में हैं, गुंडाई खत्म हो गई। हरेन जी आ रहा हूँ, हरेन जी जी आपने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साहब अभी आप बोलने का मौका मिलेगा, मैंने तो आपको सम्मानित कहा। आप हमारे 4 बार के विधायक हैं, पहली बार परिचय हुआ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हम भाजपा के हैं, हम सदैव सत्य और सही रास्ते पे चलेंगे, अपने के बड़े लोगों का सम्मान देंगे। सीनियर मेरा भगवान है, आप मेरे भगवान की तरह हैं। आप कैसी बात करते हैं? लेकिन आप भी अपने हृदय पे धर के बोलिएगा
कि अन्य सरकारों ने क्या ऐसा किया था क्या? हमारी सरकार कुछ नहीं कर रहा। आप कार्यों पर जबरदस्ती झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम ज्यादा जीते थे, ज्यादा जीतेंगे। आदरणीय भदौरिया जी सर, गवाह है। देखिए मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात बताऊं, पिछले यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिला पंचायत का अध्यक्ष आपका जीता, हम लोगों के विरोध, श्यामली में हमारा जीता था समाजवादी पार्टी के विरोध से, जो बाद में आपके साथ चला गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपका प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आपको इस सभी काम को करने की आवश्यकता। आवाज नहीं आ रही है। आपने प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार थी जी, आपको ये सब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ किया नहीं सर। अरे सुन लीजिएगा, आप सुनते नहीं। मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे पार्लियामेंट में वाजपेयी जी के साथ बैठने का मौका, आपको याद होगा वाजपेयी जी ने जब गोधरा कांड हुआ था, एक कहा था राजधर्म का पालन करना चाहिए। मैं आदरणीय योगी जी से ये जानना चाहता हूँ के मान्यवर, आपके अगर सारे ब्लॉक प्रमुख आपके बन गए तो क्या सरकार का कार्यकाल बढ़ जाएगा? और अगर एक भी ब्लॉक प्रमुख ना आपका बनता तो क्या सरकार गिर जाती? ऐसा नहीं है। अरे सरकार कहाँ आप बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी 12 में सरकार बनी थी, 5 या 7 जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे बने थे, कौन हम खत्म हो गए थे? यहीं से रास्ता विपक्ष का बंद हो गया है क्या? आप सबका यहीं से विपक्ष का रास्ता बंद हो गया क्या? लीजिए ना, आप काम करिए। 2022 में आप हमसे लड़िए, मेहनत करिए, आप एक हो जाइए। मैं क्या कहूँ, मैं तो सब एक होकर लड़ लीजिए ना। आप सर, आप ये तो हम लोग तय करेंगे और मैं और आप तय करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता। मैं कब कह रहा हूँ? आप लोगों ने तय तो किया, तय तो किया। सपा कांग्रेस लगी, सपा बसपा लड़ी, सपा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम चैनल पर बैठ करके अपने आप को पार्टी का जिम्मेदार। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, ऐसा नहीं है। आपको आदरणीय योगी जी मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे इसका भी संशय रहेगा मुझे। अरे योगी जी मिलेंगे नहीं, योगी जी मोदी जी अब रहेंगे बराबर। आप कैसे कह सकते हैं? आप भाग्य विधाता नहीं है। आप भाई बाबा, हम तो सामान्य इंसान है, भाग्य विधाता नहीं है। तो आप ये बोलिए कि आगे क्या होगा? आप ऐसे क्यों? पहले बात सुन लीजिएगा, आप इतनी जिम्मेदारी से बात ना करें। देखिए मैं आपको एक बड़ी साफ बात बताता हूँ, मैं और आप अगर राजनीति में, हम लोग राजनीतिक परिवेश की बात करते हैं, आज पार्टी से ऊपर उठ करके देखिए, मैं कह रहा प्रदीप जी, आप सर्वे कराने, असेंबली में जो लोग बैठे हैं उतने, उसमें से कितने तो राजनीतिक नर्सरी से आए हैं, चाहे लेबर यूनियन हो चाहे स्टूडेंट यूनियन। नहीं लेकिन हरेन जी सवाल वही है। नहीं लेकिन हरेन जी सवाल वही है ना, रघुनंदन जी कह रहे हैं कि अगर ये नर्सरी आपने पहले से ठीक की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जी हमारी इस नर्सरी है, सवेरे सवेरे प्रार्थना करना, पार्क में जाना, मैदान में जाना, भारतीय शिक्षा देना, संस्कार देना। भदौरिया जी 2 MP देखे आपके और 16 MLA देखे मैंने आपके यूपी के असेंबली में, पार्लियामेंट में। हमारे तो 2 सांसद देखे अटल जी के सामने, हमारे तो आपने 2 सांसद देखे अटल जी के सामने, और आज आप हमारे 303 सांसद देखिए। हम देख रहे हैं, ये हमारी गलती से आए हैं आपके। हमारे तो जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने 3 सांसद देखे, अब 303 है। आप प्रदीप जी में गलत बोल रहा हूँ क्या? ठीक कह रहे? नहीं रघुनंदन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे। 3 से 303 जी मुद्दा से भटक रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखिए अनिल जी हमको याद दिला रहे हैं कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मामला ये कि चुनाव, पंचायत चुनाव झांकी है, 2022 अभी बाकी है। हरेन जी आ रहा हूँ आपके पास। हरेन मलिक साहब आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए सर, आ रहा हूँ जरा रघुनंदन जी से। जी ठीक है, उस पर हम ठीक है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, वो तो बात की चर्चा बात है। रघुनंदन जी सवाल ये उठता है, ये चुनाव तो आप भी जानते हैं कि धन बल से जीते जाते हैं, लेकिन जो चुनाव डायरेक्ट चुनाव जीते जाते हैं, क्या 2022 में भी आप इसको बरकरार रख पाएंगे? मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारे भाई जो 4 बार के विधायक हैं, मैं आपके चैनल पे गारंटी दे रहा हूं 350 प्लस आएंगे। नहीं वो ठीक है, सारी पार्टियां गारंटी दे रही है रघुनंदन जी। सवाल ये सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल रघुनंदन जी,
लेकिन ये जो पिक्चर आ रही, जो तस्वीर आ रही है, उसने आपकी छवि को काफी धूमिल किया है। आज बीच में हूँ, छवि तो जब दूसरा लाठी चलाएगा, पत्थर चलाएगा, तो पुलिस तो लाठी चलाएगी। अब आप उस पुलिस को दोषी मानेंगे, लोग पन्ने फाड़ेंगे, आप दोषी मानेंगे, लोग पर्चे फाड़ेंगे, आप दोषी मानेंगे, लोग पत्थर फेंकेंगे, आप दोषी मानेंगे। पुलिस काहे के लिए है? हर सरकार की पुलिस इसी के लिए होती है जी। तो लेकिन कोई बात जी, तो लेकिन सरकार आपकी है ना, पुलिस आपकी है, इस समय जिम्मेदारी आपकी है। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चढ़ के लाठी चलाई, डंडे चलाए, गुंडे चलाई, कुबड़ी फड़ा ली। रघुनंदन जी एक सवाल और सुन लीजिए। 2012 में भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सीट जीत कर आई थी सपा। लेकिन 2017 में क्या हुआ? कहीं यही दुर्दशा आपकी भी तो नहीं होगी 2022 में? स्वाद जीता है। हमने अगर कोई भी योजना चलाई है, गांव तक पहुंच गई। आज गांव का हमें किसान सम्मान दे रहा है, आज हमारी महिलाएं सम्मान दे रही हैं, आज वहां का हमें, अरे डीजल 100 रुपए लीटर है, तो इसमें कौन सी आपकी सरकार है कम करा दीजिए। आ रहा हूँ अनिल झा साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। ना हरेन मलिक जी, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए भाई, मुद्दे पर ही रहिए। रघुनंदन भदौरिया जी, हम डीजल और पेट्रोल पर बात नहीं कर रहे, हम जो देश को चला, देश में विश्व में नाम हमारे मोदी जी का है। और हरेन जी, ठीक बात, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी आप है। जनसंख्या वाले प्रदेश को इन्होंने सुरक्षित रखा, व्यवस्थित रखा। अनिल झा साहब जी, अनिल झा साहब, हरेन जी आ रहा हूं आपके पास। अनिल झा काफी सारी देर से बैठे हैं। अनिल झा साहब, सवाल उठता, बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि आज आप जिस कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, यही कानून व्यवस्था की दुहाई 2012 से 2017 के बीच में दी जाती थी और आपको गुंडों की आपकी सरकार को गुंडों की सरकार का ताज पहना दिया गया था। कतई डिनाई नहीं कर रहा हूं कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, अभी रघुनंदन भदौरिया जी ने भी माना उस चीज को, और दादा जो बड़े बुजुर्ग हैं और काफी सम्मानित विधायक रहे 4 बार 5 बार, मुझे बहुत उनके सामने मेरी बहुत कम उम्र है और आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपको पता होगा कि जो भी सरकार सत्ता में होती है जरूर अपने सत्ता का उपयोग, पावर का उपयोग करती है। लेकिन क्या इस तरह से भाजपा ने सत्ता का उपयोग नहीं किया है? मैंने आपके सम्मानित भाई, मैंने आपके टाइम पे नहीं टोका था। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि संघ से जुड़े हैं, आप उसकी मर्यादा को पालन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो क्या ऐसा हुआ था समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकार में कि कोई प्रत्याशी पर्चा भर के जा रहा है, उसको भाजपा के गुंडे जो है पर्चा पकड़ के टीवी पे दिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, टीवी पे दिखा रहा है, पकड़ के हाथ से पर्चा छीन के फाड़ दे रहा है? क्या ऐसा हुआ था समाजवादी पार्टी और बसपा के सरकार में कि किसी प्रत्याशी का जो नामांकन दाखिल करने जा रहा है, उसका जो सहपाठी जो साइन करते हैं, मैं शब्द भूल रहा हूं, वो उनको पकड़ के मारा जाता है, सारी खींची जाती है और पुलिस बगल में खड़ी रहती है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गुंडा योगी जी का गुंडा कमर में पिस्टल लगाए पड़े है, तमंचा लगाए पड़े और पुलिस खड़ी है और उसको मूक दर्शक बनी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इस तूतू में नहीं पढ़ने वाला हूं। मैं तो कह रहा हूं कि काला अक्षर इतिहास लिखा जाएगा, समय बहुत बलवान होता है। और एक कहावत और है, नहीं, आपका भी इतिहास लिखा गया था ना। अगर अनिल झा साहब, आपका भी इतिहास लिखा गया, तभी से तो दर्ज है इतिहास में। तो जनता ने मुझे सजा दी, मानेंगे ना इस चीज को? बिल्कुल ठीक। भारत माता की जय। अगर और एक कहावत और है भदौरिया जी के लिए कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तब विवेक मर जाता है। ये इन लोगों का आज विवेक मर चुका है। ये लोग इतने अंध घमंड हो गए हैं, घमंड में चूर हो गए कि इनको अच्छा बुरे का फर्क नहीं दिखाई देता है। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है अनिल झा साहब, साहू साहब के पास चलते हैं समझने के लिए उनसे। जी, आपके पास दोबारा से आऊंगा। साहू साहब लंबे समय से बैठे हैं। डियर साहू साहब, 2012 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार थी और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के और चुनाव जीते थे, लेकिन 2017 में उनका क्या हाल हुआ, ये हम सबके सामने। हम अभी की बात करें, 2021 में जिस तरह से जीत दर्ज किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या 2022 तक ये कायम रह पाएगा? डियर साहू साहब जी,
जी डीआर साहब आपको आवाज मिल रही है? जी डीआर साहब आपको आवाज मिल रही है? लगता है डीआर साहब तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। अनिल झा साहब, आप ही के पास सवाल ले लेता हूं। सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने सरकार रहते हुए तमाम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीत लिए थे, क्षेत्र पंचायत के चुनाव जीत लिए थे, लेकिन 2017 में सत्ता आपके हाथ से निकल गई थी। आपको क्या लगता है कि यही हस्त्र भारतीय जनता पार्टी का भी होगा? जिला पंचायत और बीडीसी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, बीडीसी नहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अगर ये जीत रहे हैं सत्ता के दम पे, तो इसलिए ये सत्ता में आ जाएंगे या नहीं आएंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि 4.5 साल में जो योगी जी ने डिलीवरी करी है उत्तर प्रदेश के जनता को, अभी भदौरिया जी ने कहा कि 325 सीट इनको मिला था, बिल्कुल सही मिला था। तो उस 325 सीट के बदले यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने क्या डिलीवर किया है, ये तो तभी साबित हो गया। ये तो डिबेट हम लोग खामखा कर रहे हैं। आप सब लोग कह रहे हो कि जिसकी सत्ता होती है वो ज्यादा संख्या में जीत के आता है, भले ही उसको जनता जिताए चाहे जिता है। लेकिन जब विधानसभा लेकिन इसमें अनिल झा साहब बात ये भी है ना कि ये जो प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो काफी अहम रोल निभाते हैं चुनाव में। आप शायद उनका इस्तेमाल ना कर पाए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे इस्तेमाल करना है। 4 साल से उत्तर प्रदेश में जब विधायक, सांसद और मंत्री का कुछ नहीं चल पा रहा है, वो कर पा रहे हैं, जब एक को हम दूतियो नास्ती वाली कहावत है, हम दो हमारे दो वाली कहावत है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि उस बीडीसी या उस ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष कुछ कर पाएंगे 6 महीने में? क्या कर पाएंगे? मैं तो कह रहा हूं नहीं, बात वो नहीं है। अनिल झा साहब, आपको नहीं लगता है आप लोग उन बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस्तेमाल कैसे करना है? समय और तारीख नोट कर लीजिए, सरकार बदलते ही सारे ब्लॉक प्रमुख का जिला पंचायत भगदड़ मच जाएगी। आप नोट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सरकार बदलेगी तब ना जी। रोड पे चलते हैं, गांव में चलते हैं, भदौरिया जी तो एसी कमरे में बैठ के, एसी बिल्डिंग में बैठ के भाषण देते हैं, और वो ना होता तो वो कभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि 60 इतना काम किया उन्होंने छावनी में और 60% मुसलमान। अरे आप मुसलमान को तो मंत्री बनाते हो, आप मुसलमान कहते हो सबका साथ सबका विकास, उसके लिए आप 3 तलाक लेके आते हो, उसके लिए आप 370 हटाते हो, उसके बाद आपको वोट नहीं मिलता है। आपको वोट इसलिए नहीं मिलता है कि आप झूठ बोलते हो, आप करते कुछ नहीं हो, आप प्रचार करते हो। आपको करने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया। अरे अभी आपने 7 मंत्री बनाया, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में, सभी जाति के लोगों को लिया, एक मुसलमान को भी ले लेते। तो आप जब मुसलमान के लिए कुछ करोगे, एक पहले से ही है भाई, एक मंत्री रघुनंदन दिल्ली में नहीं दिल्ली में भी एक है भाई, दिल्ली। अरे उत्तर प्रदेश के कोटे से भैया, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य। अरे क्या फर्क क्या किया उन्होंने सिवाय टीवी पे बोलने के लिए? बताइए ना रघुनंदन भैया। तो आप क्या कर रहे हैं? टीवी पे बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप हम तो विपक्ष में, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? विपक्ष में है, हम बोलने के लिए बैठे हैं। जैसे आप ट्विटर पे लिख देते हो, सरकार में आप काम देते हो। जैसे आप 2012 से 17 तक बोलते रहते थे, 2005 से लेकर 2014 तक बोलते रहते थे, गैस सिलेंडर और बैगन गोभी लेकर कूदते रहते थे मेढक की तरह, वैसे हम विपक्ष में हम बोलेंगे, आपको उजागर करेंगे, आपके चेहरे की नकाब हटाएंगे, आपके चेहरे की नकाब हटाएंगे। आप काम करिए, समय नहीं है, आप काम करिए। हमारे पास समय था, आप बोलते थे, आपके पास समय नहीं है। कोई बात नहीं, जनता बता देगी समय नहीं है तो। वाले व्यक्ति थे, आपके पास समय नहीं है, हमने जनता को बताया। सरकार में आके आप कहेंगे आपके पास समय नहीं काम करने के लिए जनता का, तो जनता जवाब देगी, सुन रही है हमसे और आपसे ज्यादा। जनता जवाब दे दी, जनता जानती है कौन क्या करता है। मलिक जी के पास चलते हैं, हरेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं। अनिल झा साहब, हरेंद्र मलिक साहब के पास चलते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हरेंद्र मलिक जी। तो ये कह रहे हैं इसका कहीं कोई उचित नहीं। दादा आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा माइक नजदीक कर लीजिएगा। हमने पहली सरकारें भी देखी हैं और पहली सरकारों के चुनाव भी देखे हैं। पहले सत्ता पक्ष की सरकार में केवल एक वो होता था कि सरकार उसे इम्प्रेस करती थी, बीडीसी को, प्रमुख को, दूसरे लोगों को, प्रधान, कि आप हमारे पक्ष में वोट कीजिए। जबरदस्ती नॉमिनेशन कभी समाजवादी पार्टी ने निरस्त नहीं कराए, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। सहकारिता में भी कराए। और भदौरिया जी, झा साहब, गलती आपकी भी है, आपका जन्म सहकारिता से हुआ था। मैं हाथ स्वीकार करता हूं, प्रदेश मेरी बात सुनेंगे,
ये समाजवादी पार्टी के नेता सुनते नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने सहकारिता में कभी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने दिया अपने जीवन काल में। जब तक उनका उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जीवन रहा है इसका, वो हमेशा कहते थे नहीं सहकारिता की मृत्यु हो जाएगी। सहकारिता में राजनीति कभी नहीं आती थी, लोकल बॉडीज में राजनीति कभी नहीं आती थी। अगर जिस दिन इन्होंने सहकारिता में धांधली की थी, आप लोग भी सड़क पर आ जाते, हम चिल्लाए थे, आप भी चिल्लाते, तो निश्चित रूप से काम होता। ये तो मारे रोन ना दें। आपको मैं सीधा सीधा बताऊं, जिस तरीके से प्रदीप जी आज की तारीख में हुआ है, मेरा खुद का राजनीतिक जन्म छात्र राजनीति के बाद पहला चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी का लड़ा था। मैं भी राजनीति का शिकार हुआ था, मेरा अंडर एज नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था, पर सत्यता थी मैं छोटा था, मेरे भाई का डमी में था, वो जीत गए थे और उनका रह गया था। इस तरह नॉमिनेशन कभी कैंसिल नहीं हुए। ये नॉमिनेशन कैंसिल करने के बाद नकल तक नहीं दे रहे। और अभी क्या है, अभी तो आप परसों फिर डिबेट करेंगे, शर्मा जी आप डिबेट फिर बुलाएंगे, कल फिर भयंकर हिंसा होगी। आज हम लोगों को दो जगह में मेरे कैंडिडेट अभी खड़े हैं और तो इन्होंने कैंसिल कर दिए सबके, उसमें नॉमिनेशन वोट डलवाने के लिए इन सज्जन के साथ मेरा बेटा एमएलए रहा होगा, अगर ये 12-17 तक है पंकज, एक जगह पंकज को रहना पड़ेगा, एक जगह मुझे रहना पड़ेगा। और हम जिला अधिकारी और एसपी से कह रहे हैं कि अगर आप गुंडई करेंगे तो हिंसा होगी जिले में। पंकज हमको बहुत ढंग से जानते हैं। आज भी डर है इस बात का कि कल वोट पूरे प्रदेश में डलेंगे नहीं डलेंगे। इतना ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, इतना होता था, सत्ता पक्ष ने आपका बीडीसी उठा लिया, आप शिकायत करने गए, वो अफसर आपको लारा देता रहता था, हाँ भाई करेंगे देखेंगे करेंगे देखेंगे, और आपने उठा लिया तो आपसे तुरंत कहता था उसको पेश करो। इससे ज्यादा कभी नहीं होता था। इन्होंने तो चुनाव के मतलब ही समाप्त कर दिया। क्यों नहीं नामित किया इन्होंने? तो समय बदल रहा है ना सर जी, समय बदल रहा है ना जी हरेन जी। सबसे बड़ा अपराधी होता है, आपने 23 तो पीसीयू बेच दिए, आपने रेल बेच दी, जेल बेच दी, सारा देश नहीं हरेन जी, पर फिर मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। हरेन जी माफ करिएगा, डिबेट फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, पीएसयू बेचने का फिर रघुनंदन जी जवाब देंगे। नहीं रुक जाइए, आ रहा हूँ, अनिल झा के पास चलता हूँ जी। अनिल झा, रघुनंदन जी मैं आपके पास आऊंगा, हरेन जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अनिल झा साहब, बिहार के पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है, आपके पास इतना लाव लश्कर है, इतना सब कुछ है, आपसे नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे? के लिए मेरा हृदय में दर्द और स्नेह है कि जल्दी से जल्दी पहले वो जेल से छूट के बाहर आए, क्योंकि जिस आ रहा हूं रघुनंदन जी हैं और जिन्होंने उनको अंदर किया बेगुनाही में, वो मोदी जी के सहपाठी हैं, एनडीए में सहयोगी हैं। वो सब ठीक है, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास इतना बड़ा अमला है। रखना चाहिए कि जब वो गरीब जी के लिए कोरोना काल में के जेल में डाल दिया गया था। तो क्या प्रदीप जी, क्या आपको भी डर है कि अगर आप निकलेंगे तो आप भी जेल चले जाएंगे? मैं अगर आप उत्तर प्रदेश के 2 साल से अगर नजर दौड़ाया होगा, बिल्कुल दौड़ाए होंगे आप, क्योंकि आप पत्रकार हैं। जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई कार्यक्रम में जाने की कोशिश की, उनको घर के सामने पुलिस लगा के नजरबंद कर दिया गया। आप उनको छोड़ दीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं, 11 तारीख को सारे ब्लॉक पे आप अपने सुन लीजिए, आप धरती पुत्र से ही वो ले लीजिए, आप धरती पुत्र से सबक ले लीजिए। अनिल झा साहब सवाल भी सुनिए भाई, धरती पुत्र से सबक लीजिए। अरे सवाल सुन लीजिए भाई, अनिल झा साहब सवाल सुनिए। मुलायम सिंह यादव से तो सबक ले लीजिए कि उनको अगर रोका जाता था, वो किसी ना किसी रास्ते से निकल करके हजरतगंज में धरना दे देते थे। तो उस समय की जो राजनीतिक परंपरा थी, उसमें कम से कम विपक्षियों का सम्मान था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आदमी का जब विवेक मर जाता है तो उसका नाश होता है। आज राजनीतिक द्वेषाभाव कितनी है कि विपक्ष को एक हेय दृष्टि देखा जाता है, विपक्ष के नेता को पता नहीं आतंकवादी समझा जाता है, और विपक्ष के नेता, उसके कार्यकर्ता, उसकी पार्टी को एक भी कार्यक्रम करने नहीं दिया जाता। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अनिल झा साहब क्या आपको डर सता रहा है कि आप अगर आंदोलन करेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे? 2 साल में योगी जी ने जेल भेज दिया, नशे लगा दिया, मार के लाठी से
सर फोड़ दिया। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, परसों 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है कि सारे ब्लॉक को जाके हम लोग घेराव करेंगे। आप देखिएगा कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के घर पे पुलिस चार फोर्स गाड़ी खड़ी हो जाती है 4 बजे सुबह आके, और घर में निलंबन कर दिया जाता है। फिर आप कह रहे हैं कि हम जाके आंदोलन नहीं कर रहे। अरे आंदोलन इस देश में जो नैतिक अधिकार था विपक्षियों का, गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते पे जो अहिंसा परोधर्म के बीच में विपक्षी पार्टियां आंदोलन करती थी, आज उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया इस मोदी सरकारों की सरकार में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये तानाशाही बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। हिटलर का नहीं चला, इतिहास गवाह है। समय आएगा यही तानाशाह लोग फिर संसद भवन में, विधानसभा में रोते नहीं दिखाई दिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और जितने भी गृह सचिव, मुख्य सचिव हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप नेताओं का और सरकार का उतना ही आप जी हजूरी करो जितना आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो जाए। वरना यह परंपरा अगर सरकार आई तो 2022 में ये परंपरा अधिकारियों के साथ बदली जाएगी, ताकि दोबारा किसी की भी सरकार आए ये इस परंपरा को आगे लेकर चल पाए। हाँ, आप तो अखिलेश जी की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है रघुनंदन भदौरिया जी, रघुनंदन भदौरिया जी। लेकिन अगर इस तरह के पुलिस अधिकारी, इस तरह के डीजीपी, इस तरह के एसपी, कप्तान और इस तरह के डीएम अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको सिखाएंगे 2022 में, अगर जनता का आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में इतिहास गवाह रखेगा, इतिहास गवाह रखेगा। ठीक है रघुनंदन भदौरिया, ठीक है अनिल झा साहब, बात हो गया। रघुनंदन भदौरिया जी, अभी देखा आपने 11 तारीख को हर ब्लॉक पर आंदोलन करेंगे और कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस पहले ही भेज देते हैं। जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ, ये नारा मैं जान रहा हूँ आपका। जी, आप तो भुक्तभोगी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बताइए। मैंने मुख्यमंत्री ममता जी का पुतला फूका था। मैं जेल भेज दिया गया था, कानपुर जेल गया था, कानपुर जेल गया था केवल पुतला फूकने में। और विधानसभा में मैंने अपनी विधानसभा की समस्या उठाई थी माननीय आजम खान के सामने। मैं अपने यहाँ की गंदी जो हमारी कॉलोनियों थी, गंदगी थी, उसका माला पहन के गया था। पहले अकेले में समझाया, लिख के दिया, प्रश्न दिया, क्वेश्चन किया, सब कुछ नहीं माने तो मैं सदन में कूद गया। तो माननीय आजम खान जी ने कहा था, हमारे अध्यक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी थे, बोले इसको बंद कर दो, इसको हटा दीजिए, और ये गुंडा है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये भूमाफिया है। मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं कर पाओगे, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, तुम बिगाड़ नहीं पाओगे। आज क्या स्थिति है? अरे ये रघुनंदन भदौरिया जी सीधा जवाब दीजिए। 11 तारीख को हर ब्लॉक पर ये आंदोलन करने की बात करी सपा, कैसे निपटेंगे आप इनसे? हमारी गलत नीतियों का ये करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम अच्छी अपनी नीतियों का सुविचार जनता में देंगे। और तुम करो तो रासलीला, दूसरा करे तो लीला। अरे मैंने तो मेरा आंदोलन करो। अब देख लीजिए प्रदीप जी, मैंने रोका बैगन, गोभी, बैगन, आलू, प्याज, टमाटर और गैस का सिलेंडर। अरे मेरे महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। अनिल झा साहब, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, आप ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कैसे जब मैं तेज बोलता हूँ तो कहेंगे भाषण देने लगते हैं। अरे आप बोलिए ना, अरे आपसे कम आवाज में थोड़ी बोल पाऊंगा मैं, बोलिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, विपक्ष का एक अधिकार है जनता के बीच में, अगर सरकार गलत करती है तो जनता को जगाने का काम करे। लेकिन जनता सब जानती है कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो। जनता सब जानती है, ये सब जानते हैं कि जनता सब जानती है। सुनिए, राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 85 बीच में खत्म हो जाते हैं। रघुनंदन जी अरे भाई, रघुनंदन जी बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तब से नदी में पानी बहुत बह गया है। जी हरेंद्र मलिक जी, आपकी पार्टी क्या कर रही है? जी मोदी जी ने इतना पैसा पहुंचा दिया कि 7 साल में देश का 3 गुना कर्जा बढ़ गया। सारे जवाब देने हैं, हम भाजपा से, हमें सब मालूम है। आप एक प्रश्न करो, हर प्रश्न का उत्तर देंगे। हमारा टिकट पक्का हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, मैं दूसरे भाई ना हो, ये अलग बात है। विधायक, हमार बेटा विधायक, हमार बाप विधायक, हमार परिवार विधायक, हमारे सारे नाती पोता, पेट वाला विधायक, पेट वाला सांसद भाजपा में नहीं चलता है।
राजनाथ सिंह के मुझे बेटे टिकट क्या मिले है? ना मिले, अमित शाह के सुनिए, बेटे मैं क्या है? भाजपा कार्यकर्ता हूँ। राजनाथ सिंह के बेटे क्या बात है? उधर चली गई, परिवारवाद पे चली गई डिबेट, वंशवाद पे। अनिल झा साहब, ये नहीं चलेगा। हरे रघुनंदन भदौरिया साहब रुकिए, आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरेंद्र मलिक साहब, रघुनंदन भदौरिया जी, रघुनंदन भदौरिया जी रुकिए। हरेंद्र मलिक जी, आप गलत दिशा में कई बार डिबेट ले जाते हैं, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं जी। हरेंद्र मलिक साहब, सवाल ये सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हरेंद्र मलिक साहब, हरेंद्र मलिक साहब, सवाल सुन लीजिए भाई जी। हरेंद्र मलिक साहब, समय समाप्त हो गया भाई। रघुनंदन भदौरिया जी, आपका ये जोश अच्छा है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी को घेरा और बसपा की जो नूरा कुश्ती होती थी उसको बताया था जी। ठीक है जी, ठीक है। हरेंद्र मलिक जी, आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। आप क्या लगता है कि जब आपने ये पंचायत के चुनाव शुरू कराए थे, क्रेडिट आपको जाता है, उसी समय से अगर इसको चुस्त दुरुस्त किया होता तो आज ये दुर्दशा ना होती जी। परंतु ये इस स्तर पर अब की बार हुआ है, उस स्तर पर कभी पक्षपात इतना नहीं हुआ है। नॉमिनेशन कैंसिल करना, जबरदस्ती मारपीट करना, रोक, अरे कहीं एक जगह हो गया होगा, क्या आप वही बात करते हैं? इतने बड़े समुद्र में अगर कुछ हो गया होगा तो जो दंडित होगा दंडित किया जाएगा। क्यों आप ऐसी बात करते हैं? सुन लीजिए रघुनंदन भदौरिया जी, जवाब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। पक्षपात हो जाता था कि सत्ता पक्ष की कुछ अनदेखी हो जाती थी, इससे ज्यादा चाहे सपा की सरकार रही और किसी की रही हो, कभी नहीं हो पाता था। कांग्रेस तो 32 साल से यूपी में सरकार में है ही नहीं, कांग्रेस की चर्चा करना तो कोई फायदा नहीं इस बात का। हम लोगों ने ये बिल लाए थे, पंचायत राज अधिनियम बनाया था, और उसमें ग्राम प्रधान को सीधा पैसा मिलने लगा, ग्राम का विकास होने लगा। और सच्चाई यह है कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, सबको मिल बांट करके करप्शन होने का कारण ही ये सारी हिंसा और वे हिंसा होती है। आदमी इनके मूल चीज इसकी करप्शन, मूल चीज इसकी करप्शन ही है। ठीक है, अब सवाल जल्दी से मुझे मेरी बात हरेंद्र मलिक साहब जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। क्या 2022 की पूरे समय समाप्त हो गया सर? 2022 की पिक्चर कैसे होगी? कहीं नहीं रहेगी, सरकार बनेगी, अपोजिशन 350 पार होंगे। रघुनंदन जी आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए। ठीक है जी। नाव में कोई बैठता नहीं है, डूबती नाव है बात। ठीक है अनिल झा साहब, ठीक है अनिल झा साहब, आपका फाइनल कमेंट। रघुनंदन जी आपके पास आऊंगा, शांत रहिएगा जी। में इस जिला पंचायत अध्यक्ष की जो चुनाव हुई है और जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, इसका कोई 1% इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट पड़ेगा तो जो जनता ने जिला पंचायत और बीडीसी को चुना है वो जारी रहेगा। इनके खिलाफ वोट गया है, और ये जितनी हरकतें कर रहे हैं, जितना भी ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, वो सब मीडिया आप लोगों के माध्यम से जनता देख रही है। इनके जो पार्टी के लोग हैं वो इन पे थूक रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। और 2022 में जनाधार जनता तय करेगी। मैं यहां बैठ के चैनल पे तय नहीं करूंगा कि शायद 300 आएगा, 500 आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उसको बदलाव चाहिए, और बदलाव में ऑप्शन जो कहां है ये आप भी जानते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा। और इस बदलाव को मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आने वाले, मैंने पहले भी कहा कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो ये जितना बदलाव होगा आने वाले समय में आप देखेंगे। ठीक है रघुनंदन भदौरिया जी, क्या ये सही बात है कि ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, 2022 इससे बड़ा होगा, सब निर्विरोध चुने जाएंगे? ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता है, कहते रात में पुलिस आ जाएगी। माननीय हुकुम सिंह जी नजरबंद थे। अरे आपसे कमेंट मांग रहे हैं, अरे जवाब दे रहा हूं। फाइनल कमेंट है रघुनंदन भदौरिया जी, फाइनल कमेंट है। हमने कपड़ा बदले, काले पहरे और मोटरसाइकिल से रघुनंदन भदौरिया जी समय, ठीक है रघुनंदन भदौरिया जी समय समाप्त हो गया जी। वो 10 सेकंड में अनिल झा साहब बात हो गई आपकी जी। 350 के पास। ठीक है रघुनंदन भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया। हरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल झा साहब आपका भी बहुत धन्यवाद।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाद आप बताना विधायक बन के आओ आपके बीच में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। हरेन जी समय इतना ही था, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रघुनंदन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी। तो 2022 की ये झांकी है। 2022 में पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है और 2022 में पूरी पिक्चर दिखाई देगी, ये है मानना। और हम अब आपको दिखा देते हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर जो पंचायत के चुनाव चाहिए, जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं, उसमें इस समय किसका कितना है। भारतीय जनता पार्टी ने 334 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। क्षेत्र पंचायत पद 825, कुल प्राप्त नामांकन पत्र 1778, कुल रद्द नामांकन 68, वैध प्रत्याशी 1710, कुल वापसी 187, निर्विरोध प्रमुख पदों की संख्या 349, सविरोध प्रमुख पदों की संख्या 476, कुल प्रमुख। ये देखिए, ये है पूरी ये टोटल 825 हैं। कुल प्राप्त नामांकन है 1778, कुल रद्द नामांकन 68, वैध प्रत्याशी 1710। ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने है। कुल वापसी 187, निर्विरोध प्रमुख संख्या आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है 334 अभी तक उन्होंने निर्विरोध उनके चुन लिए गए। अब बाकी सीटों पर कल मतदान होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये देखना दिलचस्प होगा। ये फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।